क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक वाले आखिर पैसा कैसे कमाते हैं? शायद आपको इतना पता होगा कि हम जो पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक उसी पैसे को किसी दूसरे इंसान को लोन पर दे देता है। हाँ, बैंक ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बैंक के पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे कि कैसे बैंक वाले स्मार्ट तरीके से पैसा बनाते हैं, कैसे वो हमारे पैसों को मल्टीप्लाई करके साल का 16 से 18% तक कमा लेते हैं और हमें सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस सिस्टम को समझकर अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये बैंक वाले पैसे कैसे कमाते हैं, इसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक इंसान था जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा सेफ रखने के लिए बैंक में डिपॉजिट करता था। रवि सोचता था कि उसका पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है और उसे थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा। धीरे धीरे उस गांव के और लोग भी बैंक पर ट्रस्ट करके अपना पैसा वहीं रखने लगे। कुछ महीनों में बैंक के पास इतना फंड जमा हो गया कि वो करोड़ों में पहुंच गया। अब यहां से असली गेम शुरू होता है। बैंक उस पूरे पैसे को अपने पास खाली नहीं रखता, वो उस पैसे का बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों को लोन के रूप में देना शुरू कर देता है। किसी को घर खरीदने के लिए होम लोन, किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस लोन और किसी को पर्सनल जरूरतों के लिए पर्सनल लोन। बैंक इन लोन्स पर 16 से 18% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जबकि रवि और बाकी डिपॉजिटर्स को सिर्फ 6 से 7% रिटर्न देता है। यही डिफरेंस, यानी जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक कमाता है, वही उसका मेन प्रॉफिट बन जाता है। मतलब साफ है, पैसा आपका, लेकिन उससे कमाई बैंक की ज्यादा। अब समझते हैं कि बैंक ज्यादा रिटर्न कैसे कमाता है और पब्लिक को कम रिटर्न क्यों देता है। बैंक एक मिडिल प्लेयर होता है जो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच ब्रिज का काम करता है। वो लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेता है और हाई इंटरेस्ट रेट पर देता है, और इस डिफरेंस को इंटरेस्ट स्प्रेड कहा जाता है। यही उनकी अर्निंग का कोर मॉडल होता है। इसके अलावा बैंक प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टीज और अलग-अलग चार्जेस से भी इनकम जनरेट करता है। यानी बैंक के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, जबकि डिपॉजिटर सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट तक सीमित रहता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर एक दिन में ही हर इंसान बैंक जाकर अपना सारा पैसा निकाल ले तो क्या होगा? इसे बैंक रन कहा जाता है। मान लो किसी बैंक जैसे यस बैंक के पास 100 लोगों का पैसा जमा है, लेकिन उसने उस पैसे का 70-80% हिस्सा पहले ही लोन्स के रूप में दे दिया है। अब अगर अचानक सभी लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो बैंक के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे में पैनिक सिचुएशन बन जाती है और बैंक कोलैप्स या बैंकरप्ट हो सकता है। इसी वजह से बैंक सिस्टम पूरी तरह ट्रस्ट पर बेस्ड होता है और आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस इसे रेगुलेट करते हैं ताकि सिस्टम स्टेबल बना रहे। अब एक जरूरी बात समझिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना पैसा बैंक में मत रखिए। बैंक सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिए जरूरी है, खासकर इमरजेंसी फंड्स के लिए। लेकिन अगर आपको अपने पैसे को कुछ सालों तक सीरियसली ग्रो करना है, तो सिर्फ एफडी पर डिपेंड रहना सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मान लो आज कोई चीज 100 रुपए की है और इन्फ्लेशन 6% है, तो अगले साल वही चीज 106 रुपए की हो जाएगी, फिर अगले साल 112 और ऐसे ही हर साल बढ़ती जाएगी। अगर आपको बैंक से भी 6% रिटर्न मिल रहा है, तो टेक्निकली आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में आपकी परचेजिंग पावर सेम या कम हो रही है। यानी आप जितना कमा रहे हैं, उतना ही इन्फ्लेशन खा रहा है। अब बात करते हैं कि आप अपने पैसों को कहां इन्वेस्ट करें जिससे वो सेफली और स्मार्ट तरीके से ग्रो करें। इसका सीधा जवाब है स्टॉक मार्केट। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं आपको ट्रेडिंग या रिस्की स्टॉक पिकिंग के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको वो प्रूवन तरीके बता रहा हूं जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF एक ऐसा फंड होता है जो किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि आप एक ही इन्वेस्टमेंट में देश की टॉप कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको मार्केट के ओवरऑल ग्रोथ का फायदा मिलता है। ETF लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन माना जाता है। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। जब आप ऑफलाइन गोल्ड शॉप से गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको सिर्फ गोल्ड की कीमत नहीं देनी पड़ती, बल्कि मेकिंग चार्जेस, GST और कभी-कभी वेस्टेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो कुल मिलाकर 10 से 20% तक हो सकते हैं।
इसके अलावा स्टोरेज और सेफ्टी की भी टेंशन होती है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में आप सीधे गोल्ड की मार्केट प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, बिना हैवी एक्स्ट्रा चार्जेस के। ये सेफ होता है, आसानी से बाय सेल हो जाता है और आपको फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स, वो भी SIP के जरिए। SIP का मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1000 रुपए या 5000 रुपए। इससे आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एवरेज कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का पावरफुल बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, जो रिसर्च के आधार पर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिस्क कम होता है और ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और सोहन। दोनों हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं। अमन क्या करता है, वो अपने पैसे को बैंक में ही सेव करता रहता है। उसे लगता है कि सेफ रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहीं सोहन थोड़ा अलग सोचता है। वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा बैंक में रखता है, लेकिन बाकी का पैसा ETF, म्यूचुअल फंड, SIP और थोड़ा सा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद अमन के पास कुछ सेविंग्स तो होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। वहीं सोहन का पैसा कंपाउंडिंग के जरिए धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगता है। 10 साल बाद ये फर्क और बड़ा हो जाता है। अमन अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है वेल्थ क्रिएट करने में, जबकि सोहन का पैसा अब उसके लिए पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है। अब सोचिए 15 या 20 साल बाद क्या होगा। यही छोटे छोटे डिसीजंस जो आज आप लेते हैं, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसलिए आज का एक सही डिसीजन आपको कल फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है और एक गलत डिसीजन आपको सालों तक सेम जगह पर रोक सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस नॉलेज का आप क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी हुई है। पहले वो लोग जो अपना पैसा बैंक में रखकर सेफ फील करते हैं, और दूसरे वो लोग जो उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग अपने पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि दूसरे लोग अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से ग्रो हो, तो आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। सबसे पहले अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज इन्वेस्ट करना शुरू करें, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट नहीं। दूसरा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं वो अक्सर लॉस में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वही कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाते हैं। तीसरा, अपने पैसे को अलग अलग जगह एलोकेट करिए, जैसे कुछ हिस्सा ETF में, कुछ म्यूचुअल फंड SIP में और थोड़ा सा डिजिटल गोल्ड में। इससे आपका रिस्क भी कम रहेगा और ग्रोथ भी बैलेंस्ड रहेगी। और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में सीखेंगे उतना ही बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। रिच लोग इसलिए रिच नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे को मैनेज करना आता है। याद रखिए, बैंक आपको सिर्फ सेफ्टी दे सकता है, लेकिन फ्रीडम नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यही असली गेम है, पैसे को काम पे लगाना, न कि खुद हमेशा पैसे के पीछे भागना। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो रिचिफाई इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही पावरफुल और रियल फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहेगी। और एक जरूरी बात, कमेंट में जरूर बताइए कि आप अभी तक अपने पैसे को सिर्फ सेव कर रहे थे या अब उसे ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट भी करेंगे। आपका जवाब पढ़कर मुझे समझ आएगा कि आप सच में इस गेम को समझ रहे हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।